नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ हमने चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और एक सेशन हमने प्रश्न और उत्तर का ले लिया है। लेकिन अभी भी थोड़े से ऐसे प्रश्न बच रहे हैं जिनके उत्तर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कौन से और प्रश्न है? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला आज जो प्रश्न है वो निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप याद रखें। मेन आपको कॉन्सेप्ट, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें। ये नहीं कि बस ये उत्तर आ गया काम हो गया। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पे 300 की जगह 500 हो, 800 हो, 200 हो, 100 हो, कोई भी नंबर यहाँ पर हो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। हमें ये जो केल्विन है, हमने दो पढ़ी थी ना, एक अंतरराष्ट्रीय थी और एक हम जो जनरल अपने कंट्री में यूज करते हैं। हमें क्या करना है, केल्विन को हमें सेल्सियस में चेंज करना है। तो के को डिग्री सी में चेंज करना है। हम ये जानते हैं कि सेल्सियस ताप जो होता है, जो केल्विन ताप होता है, उसमें से हमें 273 अगर हम माइनस कर दें, हमें जो है सेल्सियस ताप मिल जाएगा। हमें 300 केल्विन दे रखा है, डिग्री सी में चेंज करना है। तो 300 में से 273 हमने माइनस करा, हमारे सामने आंसर आ गया 27 डिग्री सी। ठीक है। और कभी अगर आपको एक चीज और बता रहे, कभी आपको लगता है कहीं जल्दी में आपने माइनस कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो बस ये आप 273 और 27 को आप प्लस कर दीजिए। तो 7 + 3 10, तो 0 कैरी 1, 7 1 8, 2 10 और यहाँ पे कैरी 1 3, 300 आ गया। तो ये आप जानते होंगे कैसे यू कैन रिचेक योर आंसर। अब दूसरा बस सेम वही है, 573 है, हमें 273 माइनस करना है और हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आ गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल। डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें उल्टा करना है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको तापमान है इसको हमें केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो बस क्योंकि अब हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम 273 ऐड कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो जब हमें इसका उल्टा करना था, हमें केल्विन को डिग्री सी में करना था, तो हम 273 माइनस कर रहे थे। लेकिन अब हमें ये जो सेंटीग्रेड है इसको के में चेंज करना है, तो हम 273 ऐड कर रहे हैं। तो सेल्सियस का ताप देखते हैं 25 है और हमें 273 ऐड करना है। बस अब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 आ गया, 7 + 2 9 आ गया और 298। सिंपल। चलिए दूसरा हमें डिस्कस करना चाहिए, चलिए कर लेते हैं। सेल्सियस ताप कितना है, 373 और हमें केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना है। तो 3 + 3 6, 7 + 7 14, तो 4 कैरी 1, 3 + 1 4 + 2 6, 646 केल्विन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? हम जब कह रहे हैं 250 डिग्री सी, तो ये क्या होगा, ये वाष्पित हो जाएगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने वाटर का पढ़ा है 100 डिग्री सी है। तो वो तो उस समय क्या हो रहा है, वो एक उबलना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये तो 100 से क्रॉस कर गया, 150 डिग्री और ऊपर है ना, वो 250 है, तो ये तो पूरा वाष्पित होगा। 100 डिग्री सी पर क्या होगा, इस ताप पर जल वाष्प अवस्था में होगा। मीन्स ये यहाँ पे हम कह रहे हैं वाष्पित हो गया, वो पूरा वाष्पित हो गया, वेपोराइज हो गया। लेकिन यहाँ पे ये इसका, क्योंकि बॉइलिंग जब स्टार्ट हुआ इसका मतलब वाष्प बननी स्टार्ट हो गई है। फिर जो दूसरा एक और प्रश्न आता है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ठीक से समझिए और इसको समझने के साथ थोड़ा सा याद भी रखिएगा। जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो होता है वो स्थिर होता है, तो जो स्थिर तापमान है इसका मतलब हमें गुप्त ऊष्मा की बात करनी होगी। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा
पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं इंक्रीज करती है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे अवस्था परिवर्तन की, जब हमारे सेशन में बात हो रही थी, तब हमने गुप्त ऊष्मा की भी बात करी थी। तो वो गुप्त ऊष्मा वही है कि वो टेम्परेचर को तो इंक्रीज नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि वो कुछ जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि सॉलिड है, वो धीरे धीरे उनके बॉन्ड्स टूट रहे हैं, और जब तक उनके वो जो बॉन्डिंग है, जो उनके अंदर बीच में जो एक बल कार्य कर रहा है, जब तक वो लूज नहीं हो जाएगा, उनका अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। सो इसलिए जो ऊष्मा है वो टेम्परेचर इंक्रीज में काम में नहीं आ रही है, लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग है उसे तोड़ने में वो काम में आ रही है। इस कारण है कि अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर रहता है। दूसरा जो प्रश्न है आज का, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अब देखिए, गैसों को द्रव में करना है, सिंपल। अब वायुमंडलीय गैस है कुछ है, हमें ये याद रखना है कि गैसों को हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? गैसों के अणुओं पर दबाव एक हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा से देना, ताकि वे अधिक पास आ सके। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनके क्या होता है, उनके कण आपस में एक पास में आ जाते हैं। और जो तापमान होता है उसको कम करना, ताकि उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी कम हो सके, और जो और ये जो कण है ये पास पास होकर द्रव में बदल सके। तो मेन वही हो गया, ये मैं आपको सेशन में भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब गैस के जो कण है वो जैसे जैसे थोड़े पास में आएंगे, और उनके बीच में जो एक नगण्य आकर्षण बल था वो अब कुछ काम करने लग जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में आ जाएगी। ये बहुत है। आप ये अगर आप साइंस ले रहे हैं तो ये समझ लिए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा। प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में करें कि हमें अणु पास में लाना है, या अगर कहीं हमें कण पास में लाना है, कण पास में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रेशर देंगे, और हमें उनकी गतिज ऊर्जा पे कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब है कि ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी चीज में गतिज ऊर्जा इंक्रीज होती है, तो हमें वो डिक्रीज करना है, तो गतिज ऊर्जा को डिक्रीज करना है, तो हमें टेम्परेचर भी डिक्रीज करना होगा। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है, जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस। क्या क्वेश्चन है, वाह। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है, और ये जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण है तथा इसका आकार निश्चित होता है। देखने में प्रश्न डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन कैसे हमने इसको मोल्ड करके इसका आंसर दे दिया। अब जो दूसरा प्रश्न है, सो हमारा प्रश्न देख रहे हैं, इसको हम कैसे देगा, एक समझना है। 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इस पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतल का प्रभाव अधिक क्यों होता है? बर्फ जो होती है इसके अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा के होने के कारण इसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है, तो इसके अंदर हमें गुप्त ऊष्मा मिलती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ये हमने सेशन में भी डिस्कस किया था। भाप में क्या होता है, जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। और ये हमने जब सेशन करा था तब भी आपको ये बताया था कि जो एक स्टेट चेंज हो रही है
और उससे पहले वाली जो स्टेट है, तो जो चेंज हुई है उसके अंदर बहुत गुप्त ऊष्मा रहेगी और जिससे चेंज हुई है उसमें कम रहेगी। ये एक अगेन ये एक बेसिक पॉइंट है। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। फिर हमारा एक और प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। और दूसरी है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो चलिए पहला जो पार्ट है इसका उत्तर देखते हैं। जो नेफ्थलीन एक क्या है, ये ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। हमने ये पढ़ा था कि कुछ ठोस ऐसे भी हैं कि जो बिना द्रव स्थिति में आए हुए सीधे गैस में जा सकते हैं, जिसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो इत्र की गंध की बात है, तो इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और ये आसानी से वायु में विस्तृत हो जाती है, अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। तो क्योंकि इत्र का हमने देखिए यहाँ पे हमें कुछ एक टेक्निकल वर्ड जरूर देना, तो इसमें हमने कहा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन बहुत जल्दी होता है और वायु में एक विसरण, दो हमने क्वालिटीज के हेल्प से इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने रख दिया। अब निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो हमें क्या है, हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। तो यहाँ पे देखें जल, चीनी और ऑक्सीजन। अगर बेसिक देखें तो ये गैस है ऑक्सीजन, चीनी हमारी ठोस हो गई और जल द्रव हो गया। बस अब हमें मालूम हो गया, तो सबसे कम होगा ऑक्सीजन में, फिर जल, उसके बाद चीनी में आकर्षण। सिंपल है या नहीं है? तो कभी आप ये सोचे चीनी अच्छा क्या होगा, नहीं, हमें सिंपल ये सोचना है कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैसीय स्टेट में है। तो बच्चों आज हम लोगों ने और थोड़े से प्रश्न और उत्तर करे। हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी देखे, कैसे हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है। और फिर हमने देखा कि हमारा बेसिक हमारे क्या है कॉन्सेप्ट्स, एक वही क्या कणों क्या दूरी और उनमें बल, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सो आज हमारा ये सेशन अब पूरा हो गया और ये चैप्टर भी आज खत्म हो गया। अगले सेशन में नए पार्ट के साथ फिर आपसे मिलते हैं। बाय।